हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण क्या है। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजी को हम इस वीडियो में समझ लेंगे और बताएंगे किस प्रकार से वैश्वीकरण को क्या है, उसके लाभ क्या हैं, निजीकरण क्या है, उसके लाभ क्या है, उदारीकरण क्या है, उसके लाभ और हानियाँ क्या हैं। तो हम इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वैश्वीकरण से तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि हर देश कुछ ना कुछ वस्तु सेवाएं उत्पादन करता है। उनका मौद्रिक मूल्य होता है। अगर हम उनको बेचते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो इनको हम जब क्या करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का मतलब ये है कि हम उन देशों की वस्तु सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने देश की वस्तु सेवा पूंजी कच्चा माल दूसरे देश को बेचना चाहते हैं। इससे उस देश को जो है जिन तकनीक की आवश्यकता होती है वो हमारे देश से प्राप्त हो जाती है, और हमें जिन वस्तु सेवा या तकनीक की आवश्यकता होती है हम दूसरे देश से उनको खरीद लेते हैं। इनसे दोनों देशों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और इसे ही अर्थव्यवस्था को, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख लें तो देखो, हम चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो चाइनीज़ सामान होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन की तकनीक चाइना में सस्ती है तो हमें वहाँ से तकनीक आसानी से मिल जाती है। और बहुत सारे कच्चे पदार्थ, जैसे कि जापान को कच्चे लोहे की आवश्यकता होती है, वो उसे इस्पात में कन्वर्ट कर लेता है, तो वह कच्चा लोहा बाहर से खरीद लेता है। इस प्रकार से कई बार हम वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं, जैसे कि प्याज वगैरह हम पाकिस्तान से खरीदते हैं। खाने पीने की चीज़ें एक देश से दूसरे देश की में क्रय विक्रय की जाती है। इससे दोनों देशों का जो है व्यापार होता है, और एक देश की तकनीक, व्यापार, कच्चा माल जो है दूसरे देश को प्राप्त हो जाता है। अब वैश्वीकरण के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूरसंचार तकनीक, मीडिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देखिए, दूरसंचार के भी नए नए क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 4G 5G, है ना। इसके बाद मीडिया के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। इस वजह से क्या है, वैश्वीकरण संभव हो पाया है। मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव होता है। इस वजह से भी अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों में तीव्रता आई है। बहुत तेजी से रिसर्च हो रही है। इस वजह से ऐसी तकनीकें विकसित हो रही हैं जिन्हें एक देश के साथ कई देशों में बेचा जा सकता है। और इसके अलावा वस्तु और सेवाओं के बीच के व्यापार में जो काल्पनिक बाधाएं थी, वो WTO, इसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने उनको दूर कर दिया है। तो इस वजह से जो है वैश्वीकरण संभव हो पाया। कुछ और भी कारण है वैश्वीकरण के, जैसे कि बड़ी कंपनियों द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया की जाती है, तो वो बड़े लेवल पर बहुत अधिक प्रोडक्ट उत्पादन करती हैं, जिन्हें कई देशों को बेचकर एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है। इसका कारण एक ये भी है कि अब बहुत सारे देश एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और निवेश जो है, निवेश हर देश की हर अर्थव्यवस्थाओं करने के लिए लोग तत्पर हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण वैश्वीकरण तेजी से बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के लाभ की बात कर लेते हैं। तो अधिक बचत वाली अर्थव्यवस्थाओं, उत्पादन और जीवन स्तर में सुधार होगा। तो जिन देशों में अगर पूंजी बचत अधिक है, तो उन देशों में क्या है, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, जीवन स्तर में भी सुधार आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और संरचना में भी बदलाव आएगा। इसके अलावा और भी दूसरे लाभ हैं, जैसे इससे विदेशी उत्पाद कम कीमतों पर ग्राहक को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसी विदेशी जो वस्तुएं हैं वो कम कीमत पर मिल जाती हैं, क्योंकि उन देशों में तकनीक बहुत सस्ती होती है। भारत जैसे विकासशील देशों की हिस्सेदारी विश्व व्यापार में भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे पूंजी का निवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उस उत्पादन को हम दूसरे देशों में बेच पाएंगे। विदेशी पूंजी और तकनीक से प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन भी हो पाएगा, क्योंकि आज हमारे पास तकनीक नहीं है। इस वजह से हम अपने यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा देश पिछड़ रहा है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो अप्रशिक्षित मजदूर होते हैं, जिनको ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, उन्हें उद्योगों से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से उनके बेरोजगारी बढ़ जाती है और उनका जीवन गरीबी भी बढ़ जाती है। तो ये एक नकारात्मक कारण है। दूसरा कारण है मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। भारत में बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उत्पादनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं रोजगार से, लेकिन वो जब यहाँ पे मशीनें आ जाएंगी तो उनको जो है जॉब से हटा दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, भारत में बहुत सारे उद्योगपति या पूंजीपति हैं, वो उत्पादनों साधनों को अपने अधीन ले लेंगे। इस वजह से जो है देश में फिर असमानता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे जन कल्याणकारी कार्य करती है, लेकिन उन जन कल्याणकारी कार्यों को भी धीरे से हताशा होने लगेगी, क्योंकि कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां उन क्षेत्रों में आ जाएगी, जिस वजह से सरकार को वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सरकार का जो है इंटरफेयर कम हो जाता है, और उत्पादनों के साधनों पर निजी हाथों में चले जाते हैं। इसके अलावा देखिए, वैश्वीकरण के कारण सामाजिक सांस्कृतिक खतरे भी उत्पादन हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन और बाजारीकरण कारण भारतीय संस्कृति का जो है प्रसार प्रसार गलत किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण देश जो भारत है, संप्रभुता में उसकी कमी आती है, क्योंकि कई बार हमें विदेशी कंपनियां या विदेशी संस्थाओं के माध्यम से अपनी नीतियों को संचालित करना पड़ता है, या वो जो करवाना चाहती है हमें वो करना पड़ता है। इस वजह से हमारी संप्रभुता में कमी आती है।
कई बार खाद्यान्न फसलों की अनदेखी की जाती है और ऐसी फसलों को उत्पादन करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता है जिनका बाजार में भाव अच्छा मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से वैश्वीकरण के कारण कई समस्याएं सामने आती हैं। उदारीकरण और निजीकरण हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।